जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे ग्रुप डी के साइंस क्वेश्चन के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने 15 क्लासें हैं वो लगा ली है। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं। या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 25 अगस्त 2022 को पहली पारी में जो पेपर हुआ था उस पेपर में जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगा। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने रेलवे ग्रुप डी के लिए स्पेशल साइंस की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है अभी, जिसमें आपको 1000+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के रहेंगे। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है इस प्रकार से। अब इसके अंदर आपको पूछा गया है भी निम्न में से कौन सा विद्युत अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। विद्युत अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो ZnCO3 जिंक कार्बोनेट होता है ना, जिंक कार्बोनेट है। अब इसको गर्म किया जाता है। जिंक कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है ना तो ये ZnO यानी जिंक ऑक्साइड बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। अब इसमें क्या है, गर्म किया जाता है, ये यानी ताप दिया जाता है, इसको गर्म किया जाता है, ताप दिया जाता है। तो ये तो विद्युत अपघटनी का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करके उसको तोड़ा जाता है। AgBr है, सिल्वर ब्रोमाइड है। एक तो AgBr होता है और एक AgCl होता है, सिल्वर क्लोराइड होता है। AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड है, इसको सूर्य के प्रकाश में, इन दोनों को क्या है, सूर्य के प्रकाश में खुला छोड़ दिया जाए ना तो इसमें Ag अलग हो जाएगा और आपका जो सिल्वर है वो तो अलग हो जाएगा और ब्रोमीन है वो अलग हो जाएगा। इसी प्रकार से AgCl है, जो सिल्वर क्लोराइड है, इसको सूर्य के प्रकाश में खुला छोड़ दें तो यहाँ पे Ag अलग हो जाएगा आपका और क्लोरीन है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये सूर्य के प्रकाश में होने वाली अभिक्रिया है। H2O यानी जल, H2O जल होता है। जब H2O जल के अंदर है वो विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो आपका हाइड्रोजन क्या होता है, पॉजिटिव होता है और आपका ऑक्सीजन है वो नेगेटिव होता है। तो हाइड्रोजन किस पे चला जाएगा, तो हाइड्रोजन है वो आपका एनोड पे चला जाएगा भाई। हाइड्रोजन है वो एनोड पे चला जाएगा, क्योंकि एनोड है वो आपका क्या होता है भाई, एनोड आपका है वो प्लस होता है भी, और कैथोड है वो आपका नेगेटिव होता है। कैथोड क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो आपका हाइड्रोजन है ना ये आपका चला जाएगा कैथोड के ऊपर और ऑक्सीजन है वो कहां पे चला जाएगा, एनोड के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं जल के अंदर, तब क्या है, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और आपका ऑक्सीजन है वो अलग हो जाएगा। तो ये कौन सी अभिक्रिया, तो ये विद्युत अपघटन अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी एक प्रोटॉन को चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड में प्रक्षेपित किया जाता है। इस पर लगने वाले बल की दिशा आपको ज्ञात करनी है। अब बल की दिशा ज्ञात करनी है, बैय से बल और बैय से बाएं हाथ का नियम यूज करोगे आप। अब प्रोटॉन की दिशा प्रोटॉन क्या होता है, प्लस चार्ज होता है और प्रोटॉन की दिशा है वही धारा की दिशा होती है, और इलेक्ट्रॉन है उसके विपरीत होती है। इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है उसके विपरीत है वो धारा की गति होती है। तो अपन बोल सकते हैं जिस दिशा के अंदर प्रोटॉन की गति होती है वही दिशा है वो आपकी धारा की दिशा होगी। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो आपकी तर्जनी, इसमें क्या है, तर्जनी है वो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को दर्शाएगी भी, मैग्नेटिक जो क्षेत्र है वो कहां पे है। और आपका जो प्रोटॉन है वो मध्यमा बताएगा भी, मध्यमा है वो आपकी धारा की दिशा बताएगी। और उस पर लगने वाला बल है वो आपका अंगूठा दर्शाएगा। तो यहां पे इस प्रकार से इसको किया जाए भी, आपका जो मध्यमा है वो तो प्रोटॉन की दिशा की ओर कर दो
और मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो आप किस दिशा में कर दो, आपकी जो तर्जनी है वो आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन में कर दो, तो यहां से आपकी जो बल की दिशा निकल के आएगी, बल की दिशा जो निकल के आएगी ना, वो निकल के आएगी आपकी कागज के तल में अंदर की ओर, कागज के तल में अंदर की ओर। इस प्रकार से आप करोगे तो यहां पे उत्तर की ओर है वो आप प्रोटॉन की दिशा कर दो, उत्तर की ओर प्रोटॉन की दिशा कर दो, और उसके बाद में जो पूर्व की ओर है वो आप क्या कर दो, आपकी एक प्रकार से तर्जनी है वो पूर्व की ओर कर देना, और मध्यमा है वो आप उत्तर की ओर कर देना, और उसके बाद में जो आपका अंगूठा है वो नीचे की ओर होगा। अभी अंगूठा है वो नीचे की ओर होगा, तो अपन बोलेंगे भी यहाँ पे क्या है, आपका कागज है, यहाँ पे आपका कागज है, और उस कागज के तल में अंदर की ओर होगा। अभी कागज के तल में बाहर की ओर नहीं होगा, बल है वो कागज के तल में अंदर की ओर लगेगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अभी आगे चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी उच्चतम संयोजकता वाला तत्व कौन सा है। तो उच्चतम संयोजकता किसकी है, अभी यहाँ पे संयोजकता उच्चतम संयोजकता है वो नाइट्रोजन है। कितने नंबर पे आता है आपका, तो नाइट्रोजन आपका 7 नंबर पे आता है। अभी नाइट्रोजन है वो 7 नंबर पे आता है क्या, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है। एल्यूमिनियम 13 नंबर पे आता है, लिथियम है वो 3 नंबर पे आता है, और कैल्शियम है वो आपका 20 नंबर पे आता है। अभी कैल्शियम आपका 20 नंबर पे आता है। तो इसमें संयोजकता देख लो भी, यहाँ पे पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट के अंदर है वो 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है लिथियम में, और दूसरे ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। और कैल्शियम में क्या है, पहले ऑर्बिट के अंदर है वो 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, और चौथे ऑर्बिट के अंदर है वो 2 इलेक्ट्रॉन है। तो उच्चतम संयोजकता किसकी है अभी, तो नाइट्रोजन की है। उच्चतम संयोजकता है वो नाइट्रोजन की है। यहाँ पे कितनी है, 5 है, 5 है। तो आपका राइट आंसर देख लो भी कौन सा होगा, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अभी चीजें समझ पाए क्या, बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उच्चतम संयोजकता बताता है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना भी 1 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली किसी वस्तु को एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 18 सेंटीमीटर की दूरी पर मुख्य एक्स पर रखा गया है, तो इसके प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी, और यह होगा उल्टा होगा या फिर सीधा होगा। अब इसमें अपन ने एक अनुमान तो लगा लिया भी, फोकस दूरी 10 है और वस्तु को कहां पे रखा गया है, 18 सेंटीमीटर के ऊपर रखा गया है। तो इसका मतलब हो गया भी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा गया है। भी वक्रता केंद्र है, वक्रता त्रिज्या तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, भी फोकस 10 है तो वक्रता त्रिज्या 20 हो जाएगी, और इसको 18 पे रखा गया है, तो इसका मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा गया है। तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा गया है, तो यहाँ पे उसका दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। पहली कंडीशन तो ये समझ में आ गई आपकी। दूसरी कंडीशन है वो कौन सी हो जाएगी भी, जब वक्रता केंद्र के ऊपर वस्तु को रखा जाता ना, तो वक्रता केंद्र के ऊपर वस्तु को रखते तो आपका प्रतिबिंब है वो वक्रता केंद्र के ऊपर बनता और वस्तु के साइज का बनता, भी वस्तु के समान बनता। लेकिन वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख दिया, तो इसका मतलब आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो वक्रता केंद्र से परे बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। तो यहां से अगर प्रॉपर्टी याद है ना, प्रॉपर्टी अगर आपको याद है दर्पण की, तो आप आसानी से कर पाओगे। तो इसके अंदर 1 सेंटीमीटर ऊंचाई क्या है, 1 सेंटीमीटर ऊंचाई है वो वस्तु की है, तो 1 सेंटीमीटर से अधिक होगी भी, 1 सेंटीमीटर से अधिक होगी। अगर वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखा जाता ना, तो प्रतिबिंब वस्तु के समान ही बनता। लेकिन अब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख दिया है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से बड़ा बनेगा भी। तो वस्तु से बड़ा बनेगा तो 1 सेंटीमीटर से अधिक होगा भी, और यहां पे उल्टा होगा, यानी वास्तविक प्रतिबिंब को हमेशा उल्टा ही बोलते हैं। तो आपका 1 नंबर ही ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, 1 से कम नहीं हो सकता, और ये 1 से अधिक है, लेकिन यहाँ पे सीधा प्रतिबिंब है। आभासी प्रतिबिंब को सीधा बोलते हैं भी, तो आभासी प्रतिबिंब तो यहाँ पे नहीं बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझ पाए। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बताना भी निम्न में से कौन सा सूत्र विद्युत धारा के प्रवाह के कारण किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा को निरूपित करता है, निरूपित नहीं करता।
तो यहाँ पे हीट के फॉर्मूले होते हैं भी, वो मैं आपको बता देता हूं। H बराबर क्या होता है, VIT। VIT एक फॉर्मूला ये होता है। दूसरा फॉर्मूला होता है H बराबर होता है I स्क्वायर RT। और तीसरा फॉर्मूला इसका होता है H बराबर होता है V स्क्वायर अपॉन में R और इंटू T, ये होता है भी। अब ऐसे ही फॉर्मूले हैं वो आपके पावर के होते हैं, शक्ति के। अब इसमें से आपको ओनली फॉर टी हटाना है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना, जो का त्यों रख दो I स्क्वायर R और यहां पे हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन में R, बस। तो इसमें देख लो भी R स्क्वायर नहीं आएगा भी, ये गलत है, इसमें पहला ही गलत है, बाकी सारे के सारे सही है भी। आगे चलता हूं, नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अब इसमें बताना भी किसी धारावाही प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है। कोई भी धारावाही प्रणालिका, अब धारावाही प्रणालिका कौन सी होती है, जिसके अंदर धारा बहती है, और जिसके अंदर धारा बहती है तो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र है वो कभी भी शून्य नहीं हो सकता, कभी भी शून्य नहीं हो सकता। तो इसे अपन क्या बोल सकते हैं, तो एक समान, यानी किसी भी धारावाही प्रणालिका है उसमें चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, एक समान होगा और अशून्य होगा। यानी अशून्य का मतलब कभी भी शून्य नहीं हो सकता। धारावाही प्रणालिका का मतलब होता है जिसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है, और जिसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है, तो अगर धारा है वो समान है भी, धारा इसमें इसने ये नहीं बोल रखा भी धारा है वो एक प्रकार से कम ज्यादा हो रही है या नहीं हो रही। अगर कम ज्यादा होती तो ये लिख देता, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर, लेकिन नहीं लिख रखा, तो इसका मतलब हो गया भी धारा है वो समान बह रही है। धारा समान बह रही है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र भी समान रहेगा, और धारा जब बह रही है तो इसका मतलब हो गया भी उसमें चुंबकीय क्षेत्र कभी भी शून्य नहीं हो सकता, मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगा ही बनेगा। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है, तो वस्तु कहां पर स्थित होगी। अब इसके अंदर देखो भी दो कंडीशन होती है, दो कंडीशन कौन सी होती है। एक तो वस्तु को अनंत के ऊपर रख दें, वस्तु को अनंत के ऊपर रख देना तो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक तो बनेगा, और वास्तविक को हमेशा उल्टा ही कहते हैं भी, ठीक है, वास्तविक बनेगा। लेकिन आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बिंदु साइज का बनेगा, एकदम छोटा बनेगा भी, एकदम छोटा बनेगा। दूसरी कंडीशन ये होती है भी जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, प्रतिबिंब है वो आपका छोटा बनेगा भी। आपकी बार यहां पे बिंदु साइज का नहीं बनेगा, छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। तीसरी कंडीशन होती है जब वस्तु को वक्रता केंद्र के ऊपर रख दे तो यहां पे आपका प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा, बराबर बनेगा भाई, वस्तु के बराबर ही बनेगा, और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और वास्तविक को अपन क्या बोलते हैं, उल्टा बोलते हैं। तो यहां पे इसने बोला क्या भी, वास्तविक प्रतिबिंब होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए, और छोटा प्रतिबिंब होना चाहिए। छोटा होना चाहिए तो वस्तु को कहां पे रखें, अनंत का तो ऑप्शन ही नहीं है, और अनंत का अगर ऑप्शन आता तो यहां पे इसको लिखना होगा भी अत्यधिक छोटा या फिर अत्यंत छोटा, ये लिखना होगा, तभी आप अनंत करोगे, नहीं तो आप अनंत नहीं कर पाओगे। क्योंकि पीछे अभी मैं क्वेश्चन करवा के आया हूं 13 नंबर क्लास में, या फिर शायद 12 नंबर क्लास के अंदर करवा के आया हूं, उसमें अनंत भी दे रखा था और वक्रता के अंदर और अनंत के बीच में भी दे रखा था। दोनों कंडीशन, ये दोनों कंडीशन दे रखी थी, लेकिन उसमें प्रतिबिंब छोटा पूछ रखा था। छोटा यानी अत्यंत छोटा, इसका मतलब होगा अत्यंत छोटा होगा, बिंदु साइज का होगा, और इसका मतलब होगा छोटा। तो इसका मतलब छोटा, तो यहां पे वस्तु को वक्रता केंद्र से परे यानी वक्रता केंद्र से दूर रखेंगे। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा, वक्रता केंद्र से परे रखने पर वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्रुव और यहां पे देखो भी ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा भी, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाएगा तो, ठीक है। फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य में रखेंगे तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से बड़ा बनेगा भी, प्रतिबिंब है वो वस्तु से बड़ा बनेगा। और फोकस के ऊपर वस्तु को रख दें तो आपका प्रतिबिंब है वो अनंत पे बनेगा, और वो भी बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो आपको बताना भी निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में स्टारच, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रह करता है। तो यहाँ पे हरित लवक, अवर्णीय लवक, वर्णीय लवक और जीव द्रव्य। तो इसमें देखो भी लवक है वो 3 प्रकार के होते हैं, पहले तो ये समझो। लवक आपके कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। लवक है वो जंतुओं में नहीं पाए जाते, पादपों में पाए जाते हैं भी, पादपों यानी पेड़ पौधों के अंदर लवक पाए जाते हैं।
तीन प्रकार के होते हैं। पहला आपका प्रकार आ जाएगा इसका वर्णील लवक, पहला प्रकार ये है वर्णील लवक जिसे क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। दूसरा प्रकार है आपका अवर्णील लवक और तीसरा प्रकार है आपका हरित लवक। अब इनके काम को पहचानो। वर्णील लवक यानी वर्णील लवक होता है जिसे क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। क्रोमोप्लास्ट है ना, ये रंग प्रदान करता है, भी ये रंग प्रदान करता है पेड़ पौधों को, ठीक है। उसके बाद में अवर्णील लवक जिसे अपन ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं, ये आपका भोजन का संग्रह करता है, भी ये भोजन का संग्रह करता है। और हरित लवक जिसे क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, एक होता है क्लोरोप्लास्ट और एक होता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट तो वर्णील लवक आ गया और क्लोरोप्लास्ट आ गया हरित लवक। ये क्या करता है, भोजन का निर्माण करता है, ठीक है। तो चीजें समझ पाए। तो यहां पे पूछा क्या, संग्रहण करने का पूछा है, तो संग्रहण आपका अवर्णील लवक करेगा। भी अवर्णील लवक संग्रहण करता है, हरित लवक निर्माण करता है और वर्णील लवक है वो रंग प्रदान करता है। तो आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझ पाए क्या। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी किसी वस्तु को एक 20 सेंटीमीटर, किसी वस्तु को एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के मुख्य एक्स पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा और प्रतिबिंब कैसा होगा। अब बात लेंस की चल रही है, यहां पे दर्पण नहीं है, लेंस है, अवतल लेंस है। अवतल लेंस की 2 ही कंडीशन होती है। भी अवतल लेंस होता है ना, इसकी 2 ही कंडीशन होती है और दोनों ही कंडीशन में कैसा प्रतिबिंब बनाता है, ये आभासी बनाता है। और आभासी प्रतिबिंब को हमेशा क्या कहते हैं, सीधा कहते हैं। आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है और कैसा बनता है, छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनेगा। तो यहां पे दोनों कंडीशन के अंदर ही आभासी प्रतिबिंब बनाएगा और आभासी प्रतिबिंब को हमेशा सीधा बोलते हैं और कैसा बनाएगा, वस्तु से छोटा बनाएगा। तो इसमें आवर्धन पूछा है इसने। आवर्धन का मतलब समझते हो क्या, आवर्धन का मतलब होता है भी अगर यहां पे आवर्धन प्लस में आ जाए, आवर्धन अगर प्लस में आ जाए तो आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। आवर्धन अगर ऋणात्मक हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। हमेशा कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। भाई आवर्धन अगर माइनस में है तो आपका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, अगर प्लस है तो आपका प्रतिबिंब है वो आभासी बनेगा। तो आपको पता है भी अवतल दर्पण में तो क्या बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इसका मतलब क्या है, आपका आवर्धन प्लस में आएगा। उसके बाद में बात करते हैं, अगर आपका आवर्धन 1 है, अगर आपका आवर्धन 1 आया तो मतलब क्या है, आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु के बराबर बनेगा, भी वस्तु के बराबर बनेगा। अगर आपका प्रतिबिंब आपका आवर्धन है वो 1 से कम आएगा तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, वो आपका छोटा बनेगा। भी 1 से अगर आवर्धन कम है तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा। अगर आवर्धन 1 से बड़ा है तो आपका प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। चीजें समझ पाए क्या। पहले मेरे को ये बताओ, आवर्धन 1 आएगा तो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाएगा, आवर्धन 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब है वो आपका वस्तु से छोटा बनेगा, और आवर्धन 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब है वो आपका वस्तु से बड़ा हो जाएगा। भी ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या बताया आपको, अवतल लेंस की 2 ही कंडीशन होती है, दोनों कंडीशन में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। तो इसका मतलब आवर्धन 1 से छोटा होगा। भी आवर्धन है वो 1 से छोटा होगा। तो यहां पे देखो भी 1 से छोटा, 1 से कम एक ये है और 1 से कम ये है, ये दोनों के दोनों ऑप्शन गलत हो गए, 1 से बड़ा नहीं हो सकता। उसके बाद में आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। भी आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, तो ये उल्टा वाला को भी काट दो। तो यहां पे आपके पास में ऑप्शन ही एक बचा है, कौन सा, 1 नंबर ऑप्शन। तो 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भी आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, साथ साथ में क्लास को शेयर कर दिया करो। भी ठीक है, क्लासों को शेयर कर दिया करो ताकि अन्य दोस्तों को भी लाभ मिले क्लासों का। अपन टोटल 99 के 99 पेपर की साइंस करने वाले हैं इसी तरीके से, इट्स ओके। और कंप्लीट पेपर मैंने आपको करवा रखा है। भी कंप्लीट पेपर है वो मैंने करवा रखा है, उनकी भी 99 क्लासें लगा रखी है। उसमें आपको मैथ, साइंस और रीजनिंग और जीके सभी करवा रखा है। ठीक है, एक ही क्लास में लगभग 1.5 घंटे की क्लास रहती है वो। तो वो भी आप अगर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा, वहां से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर देखो भी, तारपीन के तेल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1.47 और 1.52 है। कोई प्रकाश किरण तारपीन के तेल से कांच में गमन करती है, तो तारपीन के तेल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा और किरण कांच में अभिलंब की ओर झुकेगी या फिर नहीं झुकेगी। अब ये बताना आपको। देखो भी, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा वो माध्यम संघन होगा, ये माध्यम है। ठीक है,
जिसका अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा वो उतना ही संघन होगा, और जिसका अपवर्तनांक कम होगा वो उतना ही विरल होगा। तो यहाँ पे तारपीन का तेल, ये मान लो भी ये तारपीन का तेल है, और तारपीन का तेल का अपवर्तनांक 1.47 दे रखा है, और ये आपका कांच हो गया, और कांच का अपवर्तनांक है वो क्या दे रखा है, 1.52 हो गया। अब तारपीन का तेल यानी ये एक प्रकार से विरल माध्यम है अकॉर्डिंग टू कांच के, और ये संघन माध्यम है, भी इसका जो अपवर्तनांक है ज्यादा है, तो ये संघन माध्यम हो गया। अब विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रकाश जा रहा है तो प्रकाश की चाल घटेगी। विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रकाश जा रहा है तो प्रकाश की चाल घटेगी, और प्रकाश की चाल घटेगी तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका अभिलंब है। प्रकाश की चाल घटेगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, प्रकाश की किरण है वो अभिलंब की ओर झुकेगी। तो यहां पे इसका तो आपको पता लग गया भी किरण कांच में अभिलंब की ओर झुकेगी, क्योंकि ये क्या है, संघन माध्यम है, और संघन माध्यम में प्रकाश की चाल है वो कम होती है विरल माध्यम से। अब बात करते हैं यहां पे तारपीन के तेल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछा है, तो कांच का अपवर्तनांक है वो ज्यादा ही आएगा भी, कांच का जो अपवर्तनांक है वो ज्यादा ही आएगा, क्योंकि यहां पे तारपीन के तेल के सापेक्ष पूछा है। तो तारपीन का तेल है वो विरल माध्यम है एक प्रकार से, और ये क्या है आपका संघन माध्यम है, तो यहां पे ज्यादा ही आएगा। तो इसमें इस प्रकार से कर सकते हैं भी ये माध्य ए मान ले और ये माध्य है वो बी मान ले, भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर है ना, आपको अगर पूछ ले भी, जैसे यहां पे इसने दे दिया भी प्रकाश किरण तारपीन के तेल से कांच में प्रवेश कर रही है, तारपीन के तेल से कांच के अंदर गमन कर रही है, इस प्रकार से अगर आपको दे दे तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, जिसका पूछा है उसको तो ऊपर लिख देना, और जिसके सापेक्ष पूछा है उसको नीचे लिख देना। तो तारपीन के तेल से कांच के अंदर गमन कर रही है, ये आपको बोल दे, या फिर वायु से जल के अंदर गमन कर रही है, इस प्रकार से कह दे भी। ये जरूरी थोड़ी ना है भी तारपीन का तेल ही दे वहां पे, ये भी बोल सकता भी वायु से जल के अंदर गमन कर रही है, तो यहाँ पे वायु के सापेक्ष है वो जल का अपवर्तनांक आपसे पूछ ले तो भी जिसका पूछा है उसको ऊपर लिख देना। पूछा है कांच का तो 1.52, और उसके बाद में किसके सापेक्ष पूछा है, तारपीन के तेल के, तो ये आ जाएगा 1.47। और वैसे आप देख लो भी तारपीन के तेल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछा तो ज्यादा ही आएगा, मान क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो मान ज्यादा किस प्रकार आ सकता है, किसका किसके अंदर भाग दें कि मान ज्यादा आ जाए, तो ज्यादा यानी बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे तभी ज्यादा आएगा। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा, भाग दोगे तो 1.03 आ जाएगा भाई, 1.03। और किस ओर, तो अभिलंब की ओर झुकेगी भी, अभिलंब की ओर झुकेगी, तो यहाँ पे की ओर, अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब से दूर नहीं होगी, क्योंकि कांच है वो एक संघन माध्यम है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। इसमें चीजें समझ पाए। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, बड़ी वसा गोलिकाओं के आकार को संकुचित करता है और जिससे एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करते हैं। तो पीत लवण है ना, पीत लवण है वो पित्ताशय के अंदर, पीत लवण है वो यकृत के अंदर यहाँ पे बनता है भी, और पित्ताशय के अंदर है वो स्त्रावित होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे पीत लवण क्या करता है, जो बड़ी वसा गोलिकाएं हैं, जो वसा की बड़ी गोलिकाएं हैं उसको क्या करता है, उसके आकार को संकुचित कर देता है, छोटा कर देता है, ठीक है, उनको टुकड़ों में डिवाइड कर देता है, जिससे जो एंजाइम है ना वो अधिक प्रभावी ढंग से उसके ऊपर है वो कार्य कर पाए। तो पीत लवण है वो बड़ी वसा गोलिकाओं को क्या करता है, छोटी वसा गोलिकाओं के अंदर चेंज करता है भी। और पीत है वो, पीत लवण है वो कहां से स्त्रावित होता है, तो ये यकृत से स्त्रावित होता है, और ये जो बड़ी वसा गोलिकाएं हैं उनको क्या करता है, छोटे आकार में चेंज कर देता है, ताकि उसके ऊपर एंजाइम है वो आसानी से कार्य कर सके। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब यहाँ पे सुमेलित करना है भी, सुमेलित करना है, तो ये सूत्र है और ये नाम है, तो इस टाइप पे आ जाएगा आपके पास में। अब इसके अंदर देखो भी, मेथेन होता है CH4, मेथेन क्या होता है CH4, आप मिलान कर लेना भी, ये मेथेन होता है CH4। एथेनॉल होता है C2H5OH, सर ये तो है ही नहीं इसके अंदर, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखे तो ये हो जाए CH3CH2OH, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं भी। कार्बन देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी कार्बन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन देख लो 3 2 5 और 1 6, और यहाँ पे 5 और 1 6 हाइड्रोजन, और यहाँ पे ऑक्सीजन भी 1 है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एसिटिक अम्ल होता है CH3COOH, CH3COOH, ये आपका एसिटिक अम्ल होता है। क्लोरोफॉर्म क्या होता है CHCl3, ये आपका क्लोरोफॉर्म हो जाएगा। तो इसके अंदर है वो आपका इस प्रकार से मिलान हो जाएगा, यही मिलान करना था, ठीक है।
आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, और वैसे आप देखना चाहो तो आपका यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी दुर्बल अमल कौन सा है। एक प्रबल अमल होता है, एक दुर्बल अमल। प्रबल अमल जो एक प्रकार से ज्यादा अम्लीय होता है और दुर्बल अमल है वो कमजोर होता है। तो यहाँ पे HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो आपका क्या है, प्रबल है, ये आपका प्रबल है भी। और CH3COOH ये आपका क्या है, एसिटिक अम्ल है, और ये एसिटिक अम्ल है वो दुर्बल अम्ल है। ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, जो कि बैटरियों में यूज किया जाता है, तो ये आपका प्रबल अम्ल है भी। HNO3 नाइट्रिक अम्ल बोला जाता है इसको, ये आपका क्या है, प्रबल अम्ल है। और H2CO3 ये कार्बनिक अम्ल है भी। H2CO3 ये आपका क्या है, कार्बनिक अम्ल है, तो ये भी आपका क्या है, दुर्बल अम्ल है, ये भी आपका दुर्बल अम्ल है। और उसके बाद में H2SO3 ये हाइड्रोसल्फाइड हो जाएगा भी। अब इसके अंदर अपने को देखना क्या है, दुर्बल अम्ल देखना है, ये भी आपका एक प्रकार से दुर्बल अम्ल ही होता है भी। अब इसके अंदर देखो भी दुर्बल अम्ल देखना है तो आपका ये पहला ऑप्शन दुर्बल अम्ल का है भी, CH3COOH और H2CO3, यानी ये कार्बनिक अम्ल हो गया और ये आपका एसिटिक अम्ल हो गया, दोनों के दोनों दुर्बल है। और यहां पे आपका ये क्या है, ये H2SO4 और ये हो जाएगा आपके पास में HNO3, तो ये दो तो आपके प्रबल आ गए और ये आपका दुर्बल आ गया भी। और ये आपके प्रबल आ गया, ये दुर्बल आ गया, और ये दुर्बल आ गया, ये दुर्बल आ गया, ये आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है भी, ये प्रबल है, और ये भी प्रबल है, और ये भी प्रबल है, और ये दुर्बल है। तो दुर्बल कौन से है, तो इस पहले ऑप्शन के अंदर ही दुर्बल है, दोनों के दोनों पहले ऑप्शन के अंदर ही दुर्बल है, तो आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहां पे किया जाता है, कांच, साबुन और कागज के विनिर्माण में किया जाता है क्या, नहीं किया जाता। आगे देखो भी कांच, साबुन और कागज के विनिर्माण के अंदर है वो धावन सोडा का यूज किया जाता है भी। धावन सोडा होता है Na2CO3.10H2O, धावन सोडा का यूज किया जाता है वहां पे। घरेलू प्रयोजनों के लिए शोधन मार्जक यानी क्लीनिंग एजेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है क्या, नहीं, क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी धावन सोडे का यूज किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज नहीं किया जाता। आगे देखो भी खिलौने और सजावटी सामान बनाने तथा सतहों को चिकना करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है क्या, बिल्कुल किया जाता है। CaSO4 और डॉट हेमीहाइड्रेट यानी हाफ H2O आदि जल का अणु, ये होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज है वो खिलौनों और सजावटी सामान बनाने और सतह को चिकना करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। बैंकिंग के लिए किया जाता है क्या, बैंकिंग के लिए भी नहीं किया जाता, बैंकिंग के लिए बैंकिंग सोडे का यूज किया जाता है भी। ठीक है, खाने को जल्दी पकाने के लिए। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा, केवल तीसरा हो जाएगा, जो कि आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। ठीक है, चीजें समझ पाई क्या। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए, पौधों में कायिक प्रवर्धन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है कायिक प्रवर्धन के बारे में। तो देखो भी बीज से उत्पन्न होने वाले पौधों की तुलना में इन पौधों में फूल और फल पहले आते हैं, बिल्कुल सही बात है। कायिक प्रवर्धन कैसा होता है, कायिक प्रवर्धन एक वो प्रवर्धन होता है जिसके अंदर जैसे ये मान लो भी पत्ती से पेड़ उग जाता है और जड़ों से पेड़ उग जाता है, और एक प्रकार से ग्राफ्टिंग करते हैं, जैसे कलम लगाते हैं ना, कलम लगाते हैं अपन, गुलाब की कलम लगाई जाती है, गुलाब के फूल की कलम लगाई जाती है, जड़ से नहीं उसको बनाया जाता, कलम लगाई जाती है, तो वो भी ये क्या है, कायिक प्रवर्धन है। तो बीज से उत्पन्न होने वाला जो पौधा है ना, उसकी तुलना में और जो कायिक प्रवर्धन के द्वारा लगाया गया पौधा है उसमें फूल और फल है वो पहले लगेंगे, बिल्कुल सही बात है। पौधे, जड़ और तने, पौधे को जड़, तने और पत्तियों से उगाया जाता है, बिल्कुल सही बात है भी। जो आपका पौधा होता है उसको जड़ से भी उगा सकते हैं, जड़ के द्वारा, जैसे शकरकंद होता है ना, शकरकंद और यहाँ पे परवल, शकरकंद और परवल ये दोनों हैं वो इसकी जड़ से है, वो जड़ से नया पौधा उगाने की शक्ति होती है भी इसमें। शकरकंद है, शकरकंद का जो पौधा होता है ना उसमें क्या है, जड़ से नया पौधा उगता है। ठीक है, अदरक हो गया आपका, और आलू हो गया, इसके तने से नया पौधा उगता है भी। और आपका ब्रायोफिलम होता है ना, ब्रायोफिलम, पत्थर चट्टा बोलते हैं जिसको, उनकी पत्तियों से नया पौधा उगता है भी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये शकरकंद वाला तो पूछा गया है भी,
शकरकंद वाला, जो कि शकरकंद है वो जड़ से नया पौधा उगाता है। अदरक है, आलू है, प्याज है, ये क्या है तने से नया पौधा उगा सकते हैं। और जो ब्रायोफिलम है जिसे पत्थर चट्टा बोलते हैं, और एक बिगोनिया, ब्रायोफिलम और बिगोनिया, ये क्या है इनकी पत्तियों से नया पौधा उग जाता है भी। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। और उत्पन्न पौधे मूल पौधों से आनुवंशिक रूप से भिन्न होते हैं। अब उत्पन्न पौधे हैं वो मूल पौधों से भिन्न नहीं हो सकते भी, कायिक प्रवर्धन के अंदर है वो भिन्न नहीं हो सकते। जो पौधे बीज पैदा करने की क्षमता खो चुके हैं उनको भी उगाया जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। तो यहां पे भिन्न किसके अंदर होंगे, भिन्न है वो आपका एक यहां पे लैंगिक जनन के अंदर है ना, लैंगिक जनन के अंदर है वो भिन्न हो सकते हैं। अलैंगिक जनन और कायिक प्रवर्धन के अंदर है वो कभी भी भिन्न नहीं होंगे, कभी भी भिन्न नहीं हो सकते, क्योंकि लैंगिक जनन के अंदर है वो दो, यानी मेल और फीमेल दो आपको यहां पे इंसानों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इसके अंदर कायिक प्रवर्धन और आपका ये अलैंगिक जनन है, इसमें आपको एक ही कैंडिडेट की जरूरत होती है। ठीक है, तभी क्या है ये भिन्न नहीं होते आनुवंशिक रूप से। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी इसमें। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन कहां पे गया भाई, ये आ गया। आगे चलो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है लंबी अवधि के दौरान मृत पौधों के में परिवर्तित होने की प्रक्रिया कार्बनीकरण कहलाती है। कैसे कार्बनीकरण और कैसे कोयला। तो कोयले में परिवर्तन यानी लंबे अवधि के दौरान है पेड़ पौधे नीचे जमे रहते हैं, जमीन के अंदर जम जाते हैं और जमीन के अंदर यहाँ पे धंस जाते हैं और उसके बाद में उसको फिर निकालते हैं। तो कार्बनीकरण का मतलब ही क्या होता है, कोयला होता है भी। कार्बनीकरण का मतलब ही कोयला होता है। तो यहाँ पे कार्बनीकरण कहलाता है, तो वो कोयले के रूप में, कोयले में परिवर्तन होने की प्रक्रिया कार्बनीकरण कहलाती है। और जीवाश्म कौन से होते हैं, तो जीवाश्म है वो जीवावशेष हो जाएंगे भी। जैसे जीवाश्म में सब कुछ आ जाता है भी, जीवाश्म के अंदर पेट्रोल भी आ जाता है, डीजल भी आ जाता है, और जो अवशेष मिल रहे हैं वो भी क्या है कार्बनिक के अंदर, कार्बनिक के अंदर जो जीवाश्म के अंतर्गत आ जाएंगे भी। जो भी पेड़ पौधों के पुराने अवशेष है, मानव के जो पुराने अवशेष मिले हैं वो भी जीवाश्म के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई, कोयले में परिवर्तन होना ही कार्बनीकरण कहलाता है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बोला गया है भी पौधों में विभाज्योतक उत्तक की कोशिकाएं एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरती है जिसमें विभाजित होने की क्षमता खो देती है और एक स्थायी आकृति और आकार ग्रहण कर लेती है और एक विशिष्ट कार्य करने के लिए विशेषीकृत हो जाती है। इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे विभेदन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, विभेदन के नाम से जानते हैं। आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी 2 बल्ब ए और बी को दिए गए वोल्टेज पर क्रमशः 100 वाट और 25 वाट रेट किया गया। बल्ब ए और बल्ब बी के प्रतिरोधों का अनुपात आपको बताना है। अब यहां पे प्रतिरोध का अनुपात आपको बताना है, तो देखो भी दिए गए वोल्टेज पर क्रमशः 100 वाट और 25 वाट रेट किया गया। तो इसके अंदर अपन बात करते हैं, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है V स्क्वायर अपॉन में R होता है, V स्क्वायर अपॉन में R होता है। और दूसरी अगर इसमें बात करें तो यहाँ पे R बराबर क्या हो जाएगा भी, तो R बराबर है वो आपके पास में हो जाएगा, R बराबर एक प्रकार से R बराबर हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन में P हो जाएगा भाई, V स्क्वायर अपॉन में P हो जाएगा। अब प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है, तो एक प्रकार से वोल्टेज तो मैं कांस्टेंट मान लेता हूं भी, 2 बल्ब ए और बी में दिए गए वोल्टेज के ऊपर, यानी वोल्टेज इसमें दोनों में समान है। वोल्टेज क्या है, दोनों के अंदर समान है। जितनी वोल्टेज यहां पे दी गई उतनी वोल्टेज यहां पे दी गई। तो इसमें तो 25 वाट रेट किया और इसने 100 वाट रेट किया। तो यहां पे मैं क्या कर लेता हूं, V को कांस्टेंट मान लेता हूं। तो R बराबर क्या हो जाएगा, 1/P हो जाएगा। अब रख दो यहाँ पे, P क्या होती है, पावर होती है, शक्ति। तो ये बल्ब A के लिए है और ये बल्ब B के लिए है। तो यहां पे आपका हो जाएगा 1/100 और यहां पे आ जाएगा 1/25 हो जाएगा। अब 25 से कम 25, 25 चौका 100, और वैसे ये नीचे है तो आपका यहां पे आ जाएगा दूसरी साइड में 25 और 100 है वो यहां पे नीचे है, तो ये दूसरी साइड में गुना में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 100। तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो ये आपके पास में 1:4 आ जाएगा भाई, 1:4 आ जाएगा। तो दोनों के बीच में प्रतिरोध का जो अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। इसमें 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई।
ठीक है, वोल्टेज को यहाँ पे कांस्टेंट मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में वोल्टेज समान है, दिए गए वोल्टेज पर क्रम से, तो दोनों में समान है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आपको बताना भी कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म करता है, तो वो आपका राइट आंसर होगा अंतःपर्दवी जालिका। अंतःपर्दवी जालिका की खोज किसने की थी? पोर्टर ने की थी भी। अंतःपर्दवी जालिका की खोज है वो पोर्टर ने की थी। तो अंतःपर्दवी जालिका है वो क्या करती है, जो विषाक्त पदार्थ है और जो औषधि है, विषाक्त पदार्थ और औषधि के जहरीले प्रभाव को ये क्या करता है, खत्म करता है भी। राइबोसोम है वो झिल्ली रहित कोशिकांग अभी, और राइबोसोम की फैक्ट्री है वो किसको बोला जाता है? केंद्रिका को बोलते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री है वो किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं भी। गोल्जी का ही हो गया आपका। और जो शुक्राणु है, शुक्राणु का जो अगर भाग है जिसे क्या बोलते हैं? एक्रोसोम बोलते हैं। और एक्रोसोम किसका बना होता है? तो वो एक्रोसोम है वो गोल्जी का ही बना होता है भी, ठीक है। और शुक्राणु की जो पूंछ होती है वो तारककाय की बनी होती है, जो इसे गति प्रदान करती है भी। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति गृह बोला जाता है भी, ठीक है। आगे चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने। अब इसके अंदर आपको बताना है भी प्रत्येक 9 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है, तो तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। समांतर क्रम है तो समांतर क्रम में आपको पता है भी आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3। इस प्रकार से क्या है ये समांतर क्रम में जुड़ता है। तो जोड़ दो 1/9 प्लस में 1/9 प्लस में 1/9, तो यहां पे 9 इसका एलसीएम आ गया, तो 1 2 और 3 यानी 3/9। ये मान किसका है? 1/R का है। आपको चाहिए R का मान, तो ये हो जाएगा 9/3, 3 कम 3 3 3 9, तो यहां पे इसका तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा? 3 ओम आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी। आगे बताना निम्न में से कौन सा समूह है शून्य संयोजकता को निरूपित करता है। अब शून्य संयोजकता को निरूपित कौन करेगा? जिसके बाहरी ऑर्बिट के अंदर है वो 8 इलेक्ट्रॉन है, या फिर जिस तत्वों ने स्थायित्व प्राप्त कर लिया है। जिस तत्वों ने स्थायित्व प्राप्त कर लिया है वो क्या है? शून्य संयोजकता के अंतर्गत आते हैं। तो आवर्त सारणी के अंदर ऐसा कौन सा समूह है, ऐसा कौन सा ग्रुप है? तो 18 नंबर ग्रुप है ना, उसके अंदर है वो अक्रिय गैसें भी। अक्रिय गैसें हैं जो कि क्या है? शून्य संयोजकता भी बोलते हैं, वो क्रिया नहीं करती, अक्रिय गैसें, ठीक है। तो यहां पे 18 नंबर ग्रुप है वो क्या है? शून्य संयोजकता वाला है भी। आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी निम्न में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। संयोजन का मतलब जुड़ना, और वियोजन का मतलब होता है अलग होना। संयोजन में क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, वहां पे क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया होती है। और जब एकल अभिकर्मक उष्मा पाकर के या फिर विद्युत पाकर के या फिर ताप पाकर के अलग अलग प्रोडक्ट के अंदर टूट जाता है, वो क्या होता है? वियोजन अभिक्रिया होती है। संयोजन और वियोजन है वो दोनों क्या है? विपरीत अभिक्रियाएं हैं। तो कहां पे 2 अभिकर्मक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं भी, तो 2 अभिकर्मक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण किसके अंदर हो रहा है भी, वो देख लो। संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है वो आपको बताना है। तो इसमें आपका ये रहा भी, अमोनिया का निर्माण हो रहा है, ये रहा। यहां पे नाइट्रोजन मिले और हाइड्रोजन मिला, और दोनों ये क्या है? अभिकर्मक है और एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, यानी अमोनिया का निर्माण कर रहे हैं। तो यहां पे ये क्या है? संयोजन अभिक्रिया है। NaCl है, ये आपकी क्या है? वियोजन अभिक्रिया है। और ये MgCl2 प्लस में Na, यहां पे कौन सी अभिक्रिया है? ये आपकी विस्थापन अभिक्रिया है भी। ये आपकी विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें सोडियम है ना, ये ज्यादा अभिक्रियाशील है भी। सोडियम है वो मैग्नीशियम से ज्यादा अभिक्रियाशील है, तभी मैग्नीशियम को यहां से क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया, और खुद इसकी जगह बैठ गया, NaCl बन गया और मैग्नीशियम अलग हो गया। और ये कौन सी अभिक्रिया है? तो ये आपकी क्या है? ये भी वियोजन अभिक्रिया है। ये भी आपकी वियोजन अभिक्रिया है, और इसके अंदर है वो ताप दिया जाता है। तापीय अपघटन अभिक्रिया, ये कौन सी है? तापीय अपघटन अभिक्रिया। एक विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया होती है जिसमें विद्युत के द्वारा, जैसे जल है, H2O जल है, इसको तोड़ा जाएगा तो विद्युत धारा प्रवाहित करके तोड़ा जाएगा इसको। जैसे एक होता है AgCl जो सिल्वर क्लोराइड है, इसमें सूर्य के प्रकाश में इसको रखेंगे तो ये अलग अलग हो जाएगा, Ag अलग हो जाएगा, इसका अपघटन हो जाएगा, और क्लोरीन अलग हो जाएगा। तो वियोजन अभिक्रिया के 3 प्रकार होते हैं। एक तो विद्युत धारा प्रवाहित करके तोड़ा जाए, और एक ताप
देख करके तोड़ा जाए और एक है वो सूर्य के प्रकाश में रख करके उसको तोड़ा जाए। तो ये 3 प्रकार होते हैं वियोजन अभिक्रिया के। तो आपका राइट आंसर क्या होगा इसमें? 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2 अभिकर्मक मिलकर के एक कुल उत्पाद का निर्माण करें, वहां पे संयोजन अभिक्रिया होगी भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी हमें प्लास्टिक का उपयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक कीटों द्वारा आसानी से नष्ट होता है, नहीं होता भी, और प्लास्टिक लंबे समय तक नहीं चलता, नहीं लंबे समय तक चलता है भी, और एंजाइम प्लास्टिक का विघटन कर पाने में अक्षम होते हैं भी। तो यहां पे ये सही है भी, प्लास्टिक पानी में घुलनशील है, पानी में घुलनशील नहीं है भी प्लास्टिक। तो यहां पे प्लास्टिक का उपयोग से बचना चाहिए, क्योंकि एंजाइम है ना वो प्लास्टिक का विघटन कर पाने में क्या है, सक्षम नहीं है भी, असक्षम है, सक्षम नहीं है। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसका विघटन नहीं होता भी, ठीक है, इसीलिए ये क्या है, लंबे समय तक बना रहता है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना भी निम्न में से कौन सा परिवर्तन नहीं है जो यौनारंभ की शुरुआत का प्रतीक है, जो यौनारंभ की शुरुआत का प्रतीक है। तो नाखूनों की वृद्धि होना, नाखूनों की वृद्धि होना, ये तो अब अभी जन्म के बाद में नाखून है वो वृद्धि होते हैं, उसको काट लिया जाता है, फिर वृद्धि होता है, फिर काट लिया जाता है। तो ये यौनारंभ की शुरुआत का प्रतीक नहीं है भी। बाकी लंबाई में अचानक वृद्धि होना, ये भी यौनारंभ की शुरुआत का प्रतीक नहीं है। प्रतीक कौन सा ये आपको बताना है भी, सॉरी, प्रतीक कौन सा ये आपको बताना है। तो नाखूनों में वृद्धि होना ये भी प्रतीक नहीं है, और लंबाई में अचानक वृद्धि होना ये भी प्रतीक नहीं है। आवाज बदलना ये प्रतीक है भी, और शरीर के आकार में परिवर्तन होना ये भी एक प्रकार से परिवर्तन नहीं है। तो यौनारंभ की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है आवाज बदलना। आवाज आपकी भारी हो जाएगी, आप जब बच्चे हो, आप जब बच्चे हो तो उसके अंदर है, जब आप बच्चे थे तो आपकी आवाज है वो क्या थी भी, एक प्रकार से तीखी थी, और जब आप बड़े होगे तो आपकी आवाज है वो क्या हो जाएगी भी, आपकी आवाज भारी हो जाएगी। तो इसने पूछा क्या है भी, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं है जो यौनारंभ की शुरुआत का प्रतीक होता है, यौनारंभ की शुरुआत का प्रतीक होता है। प्रतीक परिवर्तन नहीं है जो यौनारंभ की शुरुआत का प्रतीक होता है। तो यहाँ पे नाखूनों की वृद्धि, नाखूनों की वृद्धि है वो यौनारंभ की शुरुआत का प्रतीक नहीं है, ठीक है। और लंबाई में अचानक वृद्धि होना, लंबाई में अचानक वृद्धि हो जाए, लंबाई में अचानक वृद्धि हो जाए तो ये तो यौनारंभ की शुरुआत का प्रतीक है भी। और आवाज भी बदल जाए ये भी माना जाता है, और शरीर के आकार में परिवर्तन आ जाए, शरीर के आकार के अंदर है वो परिवर्तन हो जाए, ये भी है वो यौनारंभ की शुरुआत का प्रतीक है। लेकिन नाखून वाला है ना, ये नहीं है भी, नाखून वाला है वो ये नहीं है, ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी, प्रतीक नहीं है वो पूछा है आपको। अगला देखो भी, ए के समावयवी युग्म बनाते हैं, आइसोमर पेयर कौन बनाता है भी, आइसोमर पेयर कौन बनाता है? तो प्रोपेन है और यहाँ पे ब्यूटेन है। तो कार्बन की संख्या समान होनी चाहिए और हाइड्रोजन की संख्या समान होनी चाहिए, वही क्या बनाएंगे, समावयवी युग्म बनाएंगे। तो प्रोपेन के अंदर C3 और H8 होता है भी, और ब्यूटेन के अंदर C4H10 होता है। तो यहाँ पे कार्बन 4 है और यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब ये नहीं है। आगे देखो भी, ब्यूटेन और 2-मेथिल प्रोपेन, 2-मेथिल प्रोपेन, प्रोपेन क्या होता है, C3 और H8 होता है भी, और 2-मेथिल यानी 2 नंबर कार्बन के ऊपर मेथिल जुड़ा होता है, और मेथिल क्या होता है, मेथिल होता है आपका CH3, मेथिल क्या होता है, CH3 होता है भी। तो इसके अंदर अपन देखें तो ब्यूटेन के अंदर क्या होता है, ब्यूटेन के अंदर होता है C4H10 होता है भी, ब्यूटेन के अंदर C4H10 होता है। तो यहां पे प्रोपेन के अंदर है वो मेथिल जुड़ा हुआ है, प्रोपेन के अंदर 2 नंबर कार्बन के ऊपर, 2 का मतलब होता है ये 2 नंबर कार्बन के ऊपर मेथिल जुड़ा हुआ है। तो इसकी संरचना बनेगी C और C, यानी कार्बन 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 3 कार्बन जोड़ दिए, और यहाँ पे 2 नंबर कार्बन के ऊपर है वो CH3 जुड़ा हुआ है, तो ये CH3 जोड़ दिया, और यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दो भी। तो हाइड्रोजन जोड़ोगे तो अब देख लो भी कार्बन कितना है, 1 2 3 4 कार्बन है, और हाइड्रोजन देखो कितना है, 3 हाइड्रोजन ये है, 4 5 6 7 8 9 और 10 हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों के दोनों समान है भी, यानी ब्यूटेन और 2-मेथिल प्रोपेन ये दोनों के दोनों समान है, इसमें कार्बन की संख्या समान है और हाइड्रोजन की संख्या समान है। तो ये क्या बना रहे हैं, ये आइसोमर पेयर बना रहे हैं, समावयवी युग्म बना रहे हैं, समावयवी जोड़ा बना रहे हैं, दोनों समान है इस चीज में, इस चीज में क्या है, दोनों समान है। तो आपका 2 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा भी। एथिल का मतलब क्या होता है, एथिल का मतलब होता है C2H5, ये होता है आपका एथिल। तो यहां पे देखो ब्यूटेन इसमें है और ब्यूटेन ही इसमें है, तो
तो कार्बन तो यहां पे समान है ही, लेकिन 2 नंबर के ऊपर क्या है, एथिल और जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये आपका आइसोमर पेयर नहीं बनाते। आगे यहां पे प्रोपेन है और इसमें प्रोपेन के साथ में 2 मेथिल प्रोपेन जुड़ा हुआ है। मेथिल का मतलब CH3 और जोड़ दिया भी, तो प्रोपेन में 3 कार्बन तो यहां पे है और 3 कार्बन यहां पे है, और इसमें 1 कार्बन यानी CH3 और जुड़ गया, तो इसका मतलब ये भी आपका क्या है, आइसोमर पेयर नहीं बनाते। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। भी चीजें समझ पाए क्या? तो इस प्रकार से हमने एक पेपर और कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात PDF की, तो PDF आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां से जाकर के टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और प्रत्येक क्लास की PDF आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी भी। ठीक है, प्रत्येक क्लास की PDF और प्रीवियस ईयर के पेपर की PDF है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने ग्रुप डी के लिए स्पेशल साइंस की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है भी, जिसमें आपको 1000+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये सारे के सारे क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के रहेंगे भी। तो ये मात्र आपको 11 रुपए के अंदर मिल जाती है। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।